और ये रिकॉर्डिंग जो है आपकी होती रहेगी क्लास की, और आपके ग्रुप में इस रिकॉर्डिंग को मैं भेज दिया करूंगी ताकि आप इस लेक्चर को फिर से देख सको और इसको रिवाइज कर सको अगर कोई मुद्दा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो गति मतलब कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि जाता है तो उस जाने वाली स्थिति को गतिमान होगा, तभी वो गति करता है। ऐसी कुछ गतियों के उदाहरण आप किताब में दिए गए हैं, जैसे कि पंछियों का उड़ना, रुकी हुई रेलगाड़ी जो है वो गतिमान है? बिल्कुल गतिमान नहीं है, स्थिर है। हवा में उड़ने वाले जो घास पत्ते हैं वो लहराते हैं, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते नहीं है। पहाड़ पर स्थिर पत्थर, पहाड़ पर स्थित स्थिर पत्थर, जो पत्थर स्थिर है क्या वो गतिमान है? बिल्कुल भी गतिमान नहीं है, वो पहले ही कहा जा रहा है कि स्थिर है। जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो उसे हम गतिमान अवस्था नहीं कहते हैं, लेकिन जब वो कोई वस्तु चलने लगती है तो उसे हम कहते हैं कि वो वस्तु जो है गतिमान है, क्योंकि उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जगह को, अपने स्थान को परिवर्तित कर दिया। अब अगला हुआ मुद्दा है कि यदि आप बस में बैठे हुए हैं और सफर कर रहे हैं तो आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति क्या गतिशील होता है? क्या आपके बगल में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो गतिशील होगा? आप बैठे हो और आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा है, तो दोनों एक दूसरे के लिए, मैं क्या बोल रही हूँ समझने की कोशिश करो। ये बस है, बस चल रही है, बस चल रही है, लेकिन इस बस के अंदर दो लोग बैठे हैं। ठीक है, दो लोग बैठे हैं, तो दोनों लोग आपस में एक दूसरे के लिए स्थिर होंगे, लेकिन यहां से अगर तीसरा व्यक्ति खड़ा है और दोनों को देखेगा तो ये दोनों लोग बस के साथ गतिमान है। इसके सापेक्ष ध्यान दोगे, इस व्यक्ति के सापेक्ष ये व्यक्ति गतिमान है क्योंकि वो बस में है। इस व्यक्ति के सापेक्ष ये व्यक्ति भी गतिमान है क्योंकि वो बस में है। लेकिन इन दोनों आपस में, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए स्थिर हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही उस बस में बैठे हुए हैं। तो इन दोनों के सापेक्ष ये जो है वो स्थिर है, लेकिन इस तीसरे व्यक्ति के सापेक्ष ये दोनों जो है वो गतिमान है। तो गति का अर्थ यही है कि यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और अपने स्थान को परिवर्तित करता है तो क्या कह सकते हैं हम कि वस्तु जो है गतिमान है। तो गति का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अगला मुद्दा है हमारा विस्थापन, विस्थापन और दूरी। ठीक है, विस्थापन और दूरी के बारे में समझते हैं। ये ढेर सारी जो बातें हैं ये सब कुछ भौतिक राशियां हैं। जैसे भौतिक राशियों की चर्चा करूं मैं तो बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिसकी अपनी अपनी इकाई होती है। जैसे कि द्रव्यमान है, उसकी इकाई किलोग्राम है, दूरी है, उसकी इकाई मीटर है, फिर उसके बाद समय है, उसकी इकाई सेकंड है। तो यहाँ पर भी एक ऐसी ही कुछ भौतिक राशियों के बारे में चर्चा करना है, विस्थापन और दूरी। यदि आपको पता होगा तो विस्थापन मतलब ऐसी दूरी जो कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि जगह परिवर्तित करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये बोलो, ये पिंड म्यूट हो जाओ भाई, जो भी हो म्यूट हो जाओ, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। सारे क्वेश्चंस नोट करके रखो, जब आपको मैं लास्ट के 5 मिनट आपको जो क्वेश्चन आपको होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन फिलहाल जब क्लास चलती रहे तो सभी लोग म्यूट रहो ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो क्लास को समझने में। ठीक है, और अगर यदि आपको क्लास के बीच में कोई क्वेश्चन होता है, पता चलता है कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको कॉपी पेन के पास लेके नोट करके रखो। लास्ट में जब क्लास 5-10 मिनट रह जाएगी तो हम उसको चर्चा कर लेंगे कि कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आई। इसलिए बीच में आपको ऑडियो वीडियो ऑफ रखना है ताकि आप जो है बाकी लोगों को कोई डिस्टरबेंस क्लास में ना हो। चलो, तो विस्थापन की बात कर रहे थे। कोई पिंड एक स्थान से जगह परिवर्तित करके दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो जो ये तय हुई दूरी है इसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो होता है उसे हम एस अक्षर से दर्शाते हैं। जैसे दूरी होती है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस होती है, तो उसे हम डी अक्षर से दर्शाते हैं, लेकिन विस्थापन को हम एस अक्षर से दर्शाते हैं। अब हम समझते हैं
कि विस्थापन और दूरी में फर्क क्या है, वे दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। जैसा मैंने कहा, यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी जो है वो भी उसे विस्थापन कह रहे हैं, मतलब विस्थापन भी एक तरह की दूरी ही है। लेकिन कौन सी दूरी दूरी होगी और कौन सी दूरी विस्थापन होगी, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलो आकृति देख लो, यहाँ पर आकृति 1.1 दिख रही होगी आपको, जहां पे एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। पॉइंट ए, ठीक है। अब इन दोनों के पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना हो तो कई तरीके हो सकते हैं। सबसे सीधा सीधा तरीका तो ये वाला तरीका है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये वाला तरीका भी हो सकता है, घूम कर जाओ आप। उसके बाद ये वाला तरीका भी हो सकता है और घूम कर जाओ, और टाइम पास करना है तो ये और भी दूर तक घूम सकते हो। मतलब 1 2 3 4 ऐसे कई तरीके, कई दूरियां तय कर सकते हो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए। लेकिन असल में आपको कितनी दूरी तय करनी है, केवल इतनी ही दूरी तय करनी है। तो जो इतनी दूरी आपको तय करनी है, ये जो दूरी है, इस दूरी को कम से कम दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम जो दूरी तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे कि यहाँ अगर आपको घर से अपने स्कूल आना है, ठीक है ना, अपने घर से आपको स्कूल आना है, तो आपका घर समझ लो यहाँ पर पॉइंट ए पर है और स्कूल जो है वो पॉइंट बी पर है। तो आप सीधे सीधे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर बिना घूमो घामो नहीं सीधे स्कूल ही जाओ तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपको टाइम पास करना है, बहुत सारी दूरियां तय करनी है, तो आप घर से निकले, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे, उसके बाद स्कूल पहुंचे तो स्कूल ही, फिर यहाँ से आप घर से निकले, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे, फिर स्कूल पहुंचे तो स्कूल में। लेकिन दूरी कितनी, ओरिजिनल दूरी कितनी है, घर से स्कूल जाने की ओरिजिनल दूरी 5 किलोमीटर की है। लेकिन आप यहाँ पे आते हो तो 7 किलोमीटर तय करते हो घूम घाम के, यहाँ पे 10 किलोमीटर तय करते हो, यहाँ पे 12 किलोमीटर तय करते हो। लेकिन ओरिजिनल जो दूरी है वो 5 किलोमीटर वाली ही है। तो जो ये वास्तविक दूरी है ए टू बी, इसी को हम विस्थापन कहते हैं। बाकी सारी तो दूरियां हैं, ये भी दूरी है 5 किलोमीटर की दूरी, ये 7 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी, सब दूरियां ही हैं। लेकिन वास्तविक दूरी जो है, वो घर से स्कूल के बीच की जो वास्तविक दूरी है, उसे हम क्या कह रहे हैं, विस्थापन कह रहे हैं। जैसे अभी देख लो यहाँ पे डायग्राम में क्या दिया गया है कि पहला है कि शीतल और प्रशांत का घर। म्यूट ऑफ हो जाओ, म्यूट कर लो भाई लोग। कौन है ये, सैयद जो भी हो, ठीक है, म्यूट हो जाओ, फटाफट म्यूट हो जाए, ऑडियो वीडियो बंद करो। तो शीतल और प्रशांत का घर आपको दिखाई दे रहा है और संगीता का घर दिखाई दे रहा है और विद्यालय दिख रहा है, ठीक है। शीतल और प्रशांत दोनों एक साथ विद्यालय की ओर पहुंचते हैं तो घर से विद्यालय के बीच की दूरी 1300 मीटर है। तो मिल रहा है सबको, मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, पेज नंबर 1 पर देखना है। प्रशांत के और स्कूल तक के बीच की दूरी, विद्यालय के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 1300 मीटर है। लेकिन शीतल और प्रशांत क्या करते हैं, मार्ग अपनाते हैं। मार्ग ए में क्या करते हैं, पहले 500 मीटर की दूरी, चलो चलते चलते संगीता को भी ले लेते हैं। पहले संगीता के घर गए, अब संगीता के घर जाने के बाद फिर वहां से विद्यालय गए। तो वास्तविक दूरी कितनी है, स्कूल शीतल के घर से विद्यालय की 1300 की मीटर की है। लेकिन वो जब कितनी दूरी तय करते हैं, पहले 500 मीटर की दूरी तय करते हैं और फिर कितनी दूरी तय करते हैं, 1200 मीटर की दूरी तय करते हैं। मतलब टोटल 1700 मीटर की दूरी वो तय करते हैं। लेकिन वास्तविक दूरी घर से स्कूल तक की कितनी है, 1300 है। तो ये जो 1300 मीटर की दूरी है इसे हम विस्थापन कहेंगे। तो जो वास्तविक दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है विस्थापन और दूरी में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। आ जाओ पेज नंबर 2 पर, जहां पर दूरी और विस्थापन की परिभाषा दी गई है।
दूरी और विस्थापन की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। दूरी और विस्थापन की परिभाषा, ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहा होगा, मैं रीड कर रही हूं, आप उसे ध्यान दोगे कि दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया पथ है। दो पिंड द्वारा इस पथ को पूरा करने वाला जो स्थान है इसे हम दूरी कह रहे हैं। तो दूरी का अर्थ है दो बिंदुओं के बीच, ये एक बिंदु दूसरा बिंदु के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ है। और विस्थापन का अर्थ क्या है? बंद हो जा वीडियो, वीडियो बंद कर लो, कौन हो भाई? तो विस्थापन का क्या अर्थ है? विस्थापन का अर्थ है गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच कम से कम दूरी, मतलब प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी जो है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। लेकिन जब पिंड जो दूरी तय करता है, हमने जो दूरी तय की उसे हम दूरी कह रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक दूरी है, जो दूरी तय करनी चाहिए, कम से कम दूरी जो है उसे हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलो इस तरीके से दूरी और विस्थापन, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूरी और विस्थापन का। चलो ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा ट्रैक दिया हुआ है, ट्रैक मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसे वृत्ताकार पथ। ठीक है, कोई गाड़ी पॉइंट ए से चलनी शुरू की, कोई गाड़ी पॉइंट ए से, या फिर आप साइकिल लेकर पॉइंट ए से चलना शुरू करते हो और इस तरीके से वृत्ताकार पथ पर चलते हो और फिर यहीं पर आकर रुकते हो। ठीक है, फिर यहां से आकर रुक जाते हो, यहीं पर आकर फिर से पॉइंट ए पर लौटाते हो। फिर दूसरी बार आप क्या करते हो? पॉइंट पी से चलना शुरू करते हो। ये पॉइंट पी से चलना शुरू किए और पॉइंट क्यू पर जाकर रुके। अब देखो, ध्यान से देखोगे सभी लोग, पॉइंट पी पर शुरू किए और पॉइंट क्यू पर जाकर रुक गए और फिर क्यू से चले और पी पर लौट आए। सोचोगे मैं क्या बोल रही हूँ? देखो, हाँ, असल में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पॉइंट ए से साइकिल से चलना शुरू करते हो, ऐसे गोल घूमकर आप फिर से पॉइंट ए पर ही आते हो। तो आपने दूरी तो इतनी तय की, ये इतनी दूरी है, परंतु विस्थापन शून्य है। विस्थापन शून्य क्यों है? क्योंकि वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची ही नहीं। जैसे घर था और स्कूल था, आप घर से स्कूल तक पहुंच रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉइंट ए से आप स्टार्ट करते हो चलना और फिर लौट कर आप पॉइंट ए पर ही आ जाते हो। तो आप चले इतना सारा, समझ लो आपने 20 किलोमीटर का ये वृत्ताकार पथ तय किया। तो ये 20 किलोमीटर जो है दूरी हुई, लेकिन पहुंचे कहाँ आप? फिर वहीं पहुंच गए। ठीक है ना, तो विस्थापन जो है वो शून्य हुआ। दूरी तय की आपने 20 किलोमीटर की, लेकिन आप विस्थापित बिल्कुल भी नहीं हुए, फिर से उसी जगह पर आ गए, तो विस्थापन हो गया शून्य। यहां पर अभी देखो, पॉइंट पी से आप क्यू तक चलते हो, तो समझ लो आपने 360 की दूरी तय की। ठीक है, 360 की दूरी, यहां से गए आप P से Q तक 360 गए, लेकिन लौट कर Q से P तक फिर आ गए, तो दूरी तय हुई 360, लेकिन विस्थापन हो गया कितना? कितना विस्थापन? लौट कर फिर आ गया तो विस्थापन हो गया शून्य। हमने दूरी तय की यहां से यहां तक और चले यहां से यहां तक, कार्य तो किया हमने, P से Q तक हम चले, लेकिन Q से वापस P पर लौट आए, तो दूरी तय हुई 360, लेकिन लौट कर आ गए फिर से, इसलिए विस्थापन हो गया शून्य।
कहने का मतलब विस्थापन मतलब किसी जगह से दूसरी जगह तक कम से कम दूरी। तो पॉइंट ए से, जहां से शुरू किया और जहां खत्म किया, उतनी बीच की जो दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। पॉइंट ए से ही शुरू किया और पॉइंट ए पर ही खत्म किया तो विस्थापन शून्य। पॉइंट पी से शुरू किया, क्यू तक गए और क्यू से फिर से वापस पी तक पहुंच गए तो फिर से विस्थापन शून्य हो गया। तो इस तरीके से दूरी कभी शून्य नहीं होती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। हमने दूरी तय की। चलो म्यूट हो जाओ। सैयद जब्बू भाई आवाज बंद करो। बिल्कुल आवाज बंद रहनी चाहिए बिल्कुल। तो जो दूरी हमने ये तय की है, इस दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी क्योंकि हम चल रहे हैं इतना। यहाँ पे 20 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है तो दूरी शून्य नहीं होगी, लेकिन तय करके पहुंचे जहां तो विस्थापन जो है वो शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से दूरी शून्य नहीं होगी, 360 दूरी है, लेकिन विस्थापन जो है वो क्या होगा, वो शून्य हो सकता है। तो इस तरीके से दूरी और विस्थापन में अंतर पूछा जाता है। आपको मैंने परिभाषा बताई, भाषाएं आपको याद रखनी है दूरी और विस्थापन की, जिससे आप एग्जाम में आसानी से लिख सको। ठीक है, चलो अगला मुद्दा देखते हैं, चाल और वेग। चाल और वेग, इन शब्दों को पहले भी आप सुन चुके हो। इन शब्दों को दूरी, विस्थापन, जब 8वीं क्लास में जेपी सर पढ़ाया करते थे तब आपने ये दूरी, विस्थापन, चाल, ये सब आप सुन चुके हो। चलो देखते हैं चाल क्या होती है। ठीक है ना, चाल और वेग। जैसा हम लोग देखते हैं कि चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे समय। समय अक्सर हम क्या कहते हैं, कोई गाड़ी की स्पीड अगर जाननी होती है कि इस गाड़ी का माइलेज कितना है, कितनी स्पीड है गाड़ी की, कितने स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो क्या हम बोलते हैं, गाड़ी जो है प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो गाड़ी की स्पीड को नापना होता है तो हम किलोमीटर प्रति घंटा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा मतलब तय की गई, वो गाड़ी जो है कितनी दूरी तय कर रही है, 45 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। कितने समय में कर रही है, 1 घंटे में कर रही है। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 प्रति घंटा ये दूरी तय हो गई। एक काम करो, तुम ही लोग बोल लो, ठीक है। माली है, सैयद है, आप लोग बातें कर लो फिर मैं बोलती हूँ। ठीक है, आप लोग बोल लो, सब लोग आपस में बातें कर लो, घर में भी बातें कर लो, मम्मी पापा भाई बहन से, सबसे। ये कौन है सैयद खान, कौन है भाई? सईदा मिस में। अरे भाई अपना आवाज बंद करो, म्यूट करने नहीं आ रहा है तो आसपास कोई होगा उससे पूछ लो। हो गया म्यूट सबका? चलूं आगे मैं? आप भी बोलोगे, मैं भी बोलूंगी, तो एक बच्चे के बोलने की वजह से बाकी 17-18 बच्चों को सुनाई नहीं देगा जो मैं बोल रही हूं। इसलिए आवाज को म्यूट रखो। कोई भी अपना वीडियो और ऑडियो चालू नहीं करेगा। वीडियो ऑडियो पूरी तरह से बंद रहना चाहिए, इसके बाद किसी का भी वीडियो और ऑडियो चालू नहीं होगा। ठीक है, जब क्लास खत्म होगी, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्लास खत्म होगी, मैं कहूंगी कि भाई जिसको कोई डाउट है आप आपका ऑडियो ऑन करके डाउट पूछ सकते हो, लेकिन बीच चलती क्लास में आपको बिल्कुल भी वीडियो और ऑडियो ऑन करना नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, अगला मुद्दा देखें हम लोग। तो अगला मुद्दा है आपका चाल और वेग।
तो मैं आपको बता रही थी कि तय की गई कुल दूरी बटे समय, लगा हुआ समय। इसी तरीके से वेग को क्या कहेंगे? विस्थापन। विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। देखो इन दोनों फॉर्मूलाज को देखो आप, दोनों फॉर्मूला जो है वो दूरी से ही संबंधित है। ये तय की गई दूरी है और वे विस्थापन है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दूरी और विस्थापन में अंतर समझा। तो दूरी मतलब दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन मतलब जो वास्तविक तय की गई दूरी है, जो ओरिजिनल दूरी होती है, जो हमको तय करनी चाहिए, वो दूरी जो है वो विस्थापन कहलाती है। तो चाल और वेग, चाल की का फॉर्मूला तय की गई दूरी बटे समय, और वेग का फॉर्मूला जो है विस्थापन बटे समय। अब इनकी इकाइयों की चर्चा करें तो इकाई, जैसा अभी अभी मैंने कहा आपको कि ये दूरी है तो मीटर प्रति सेकेंड, दूरी की इकाई होती है मीटर में और समय की इकाई होती है सेकेंड में। तो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति दो प्रकार की पद्धतियां होती हैं, एक एसआई जिसे हम एमकेएस बोलते हैं और एक सीजीएस पद्धति जो कि छोटी इकाइयां होती हैं। तो एमकेएस पद्धति में इस दूरी चाल की इकाई है मीटर प्रति सेकेंड, उसी तरीके से सीजीएस में है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो वेग, विस्थापन और दूरी, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है, इसलिए विस्थापन की इकाई भी होगी मीटर और प्रति सेकेंड, इसकी भी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड होगी और सीजीएस इकाई भी इसकी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगी। तो चाल तय की गई दूरी बटे समय, जिसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड और सीजीएस की इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। वेग जो है विस्थापन बटे समय, मीटर प्रति सेकेंड और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से चाल और वेग के बीच में अंतर देखा हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले मुद्दे पर। अब हवा में और प्रकाश का वेग, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग हवा में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आपको रिक्त स्थान में पूछा जाता है। ध्वनि का वेग हवा में, हम सब जानते हैं जब कोई स्रोत से ध्वनि उत्पन्न होती है तो आपके कानों तक पहुंचती है। हालांकि यहाँ पर तो हम वर्चुअली मिल रहे हैं, इस तरीके से मिल रहे हैं, लेकिन जब हम क्लासरूम में होते हैं तो क्या होता है, टीचर एक स्थान पे खड़ा रहता है और लास्ट बेंच तक के बच्चे के कान में टीचर की आवाज जाती है। तो टीचर और उस बच्चे के बीच क्या होता है, हवा होती है। हवा में छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ये साउंड यानी जो ध्वनि उत्पन्न करता है टीचर, वो ध्वनि को उस बच्चे के कान तक पहुंचाते हैं। उस ध्वनि को बच्चे के कान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हवा में उपस्थित कण करते हैं। तो ध्वनि जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ध्वनि क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा ना। तो वेग किसी न किसी वेग से जाती होगी। तो ध्वनि का वेग हवा में, जब ध्वनि हवा में चलती है, जब हम बोलते हैं और आप सुनते हो, या कोई बोलता है और आप सुनते हो, तो ध्वनि क्या करती है, हवा में चलती है, तब तो जाके दूसरे के कानों तक पहुंचती है। हवा ले जाती है मुख से कानों तक, ध्वनि को ले जाती है। तो ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है, आपको याद रखना है एकदम से, 343.2 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का वेग हवा में 343.2 मीटर प्रति सेकेंड। जैसा हम जानते हैं वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड, तो ध्वनि का वेग हवा में 343.2 मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरीके से प्रकाश भी, इसी तरीके से प्रकाश भी हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है ना। जब हम एक लाइट ऑन करते हैं तो वो लाइट क्या होती है, लाइट पूरे कमरे को प्रकाशित करती है। तो लाइट के पास जो उजाला होता है वो हवा में इस तरीके से पूरी तरह से फैल जाता है। फैलने की वजह से वो पूरा कमरा जो है वो पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। तो ये हवा में फैलता है, यानी कि लाइट जो है ऐसे चलता है, ऐसे एक स्थान से मतलब स्रोत से पूरे कमरे तक जाता है। लेकिन स्रोत और कमरे के बीच कौन है, हवा है ना।
स्रोत और कमरे के बीच हवा है, तो लाइट क्या कर रही है, हवा में भी विचरित होती है। जैसे सूर्य प्रकाश की लाइट, जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है, सूर्य प्रकाश की लाइट पूरी सृष्टि पर फैलने लगती है। तो सृष्टि में कौन है, हवा है। तो लाइट क्या कर रही है, प्रकाश क्या कर रहा है, एक स्रोत से हवा के माध्यम से पूरी सृष्टि को, पूरे कमरे को, पूरी जगह को प्रकाशित करता है। तो प्रकाश का भी वेग होता है, प्रकाश का भी हवा में वेग होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब सोचो जरा कि कितना तेज गति से हवा में प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरण, प्रकाश की रोशनी जो है स्रोत से हवा में कितनी तेजी से चलती होगी। ये 3 के आगे 8 शून्य, 3 के 2 शून्य होता है तो 10 घाते हम लोग 2 लिखते हैं, 10 घाते 2 होता है तो हम क्या लिखते हैं, 300। तो सोचो जरा, 3 घाते 10 घाते 3 हो जाएगा तो हम 3000 लिखेंगे, 10 घाते 4 हो जाएगा तो हम 30,000 लिखेंगे। ऐसे ही 10 घाते 8 है तो 8 शून्य, इतनी स्पीड से, इतने वेग से प्रकाश जो है वो हवा में विचरित करता है। मतलब स्रोत से हवा में प्रकाश जो है इतनी जल्दी जल्दी विचरित करता है। अच्छा, बारिश का मौसम चल रहा है, बिजली की गड़गड़ाहट और बिजली का चमकना आप लोग सुन ही रहे होंगे, आपको सुनाई दे ही रहा होगा। तो अगली बार जब आपको बिजली चमके तो आप थोड़ा ध्यान देना कि जब प्रकाश उत्पन्न होता है और जब आवाज आती है तो कौन पहले आती है, पहले प्रकाश आता है या पहले ध्वनि आती है, पहले गड़गड़ाहट होती है कि पहले चमकती है बिजली, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे, निरीक्षण करोगे तो आप देखोगे पहले बिजली चमकेगी, यानी कि पहले प्रकाश उत्पन्न होगा और बाद में ध्वनि, गड़गड़ाहट, गर्जने, बिजली गरजेगी, ठीक है ना, बादल जो है गरजेंगे। पहले क्या होगा, बिजली चमकेगी और बाद में बादल गरजेंगे। असल में होता क्या है, जब बादल बनते हैं, जब 2 बादल बनते हैं तो आते हैं एक दूसरे के पास और वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई 2 पत्थर भी होता है, 2 पत्थर आपस में ऐसे टकराए तो क्या होगा, एक तो पहले आवाज आएगी, टक करके आवाज आएगी, और इतनी जोर से टकराए, उन दोनों का घर्षण हो जाए तो उसमें से चिंगारी भी निकलती है ना। तो टकरावट की वजह से क्या होता है, जब टकराएंगे तो क्या होगा, आवाज भी आएगी और चिंगारी भी निकलेगी। ठीक उसी तरीके से जब 2 बादल एक दूसरे से घूमते घूमते एक दूसरे के पास आते हैं तो वो टकरा जाते हैं, टकराते हैं तो इसमें से प्रकाश की किरण यानी चिंगारी निकलती है, चिंगारी निकलती है और इसी चिंगारी को हम क्या कहते हैं, बिजली का चमकना कहते हैं, बिजली का चमकना कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये टकराई तो एक ध्वनि भी उत्पन्न होती है, इसी को हम कहते हैं बादल का गरजना, बादल का गरजना कहते हैं। असल में दोनों चीजें इसी एक कारण से होती हैं कि 2 बादल जब आपस में टकराते हैं तो बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। लेकिन बिजली चमकने की ये प्रकाश उत्पन्न हुआ ना, और ये बिजली इस स्रोत से जब उत्पन्न हुई तो कितने वेग से चल रही है, 3 × 10⁸, मतलब ये प्रकाश के वेग से इस सृष्टि में आ रही है। और ये कितना आ रही है, 342 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है। तो कौन तेज चल रहा है, प्रकाश तेज चल रहा है, ध्वनि जो है वो धीमे चल रही है। इसलिए पहले हमको बिजली का चमकना दिखाई देता है और बाद में बादल का गरजना, ठीक है। तो आपसे ये उम्मीद करूंगी कि अगली बार जब बिजली चमके और बादल गरजे तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ और ऑब्जर्व करो कि कौन पहले चमकना दिखाई दे रहा है या कि पहले गर्जना सुनाई दे रही है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो पहले चमकना दिखाई देगा और बाद में बादल का गर्जन सुनाई देगा। तो इस तरीके से वेग, प्रकाश का और ध्वनि का वेग जो होता है वो यहाँ पर हमने देखा कि ध्वनि जो है वो 343.2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है और प्रकाश जो है वो कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती है।
अब पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास परिक्रमा करती है, हमारा सूर्य हो गया और इसके आसपास पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगी, पृथ्वी, अर्थ हो गया। तो अर्थ क्या करता है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो गौर से अगर देखोगे तो पृथ्वी चलती है, गतिमान होती है, और यदि गतिमान होती है तो उसका अपना एक वेग होगा, बिना वेग के तो चलेगी नहीं। अगर किसी वस्तु का वेग शून्य है मतलब कि वो स्थिर है, इसको मैं यहाँ पर अगर स्थिर रखती हूँ तो ये बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, एकदम स्थिर है। लेकिन यदि मैं इसको गतिमान करती हूँ तो किसी न किसी वेग से ये चलेगा। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी भी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, मतलब ऐसे गतिमान हो रही है। और गतिमान होने की वजह से इस पृथ्वी का अपना एक वेग है। तो कितने वेग से गतिमान होती है, 29,770 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब पृथ्वी एक सेकेंड में 19,770 मीटर चलती है। एक मीटर आप अगर इमेजिन करोगे तो मेजर टेप लो तो 1 मीटर इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा, हमारा पूरा हाथ और शोल्डर तक इतना बड़ा 1 मीटर होता है। तो सोचो जरा कि पृथ्वी एक सेकेंड में 29,770 मीटर की दूरी एक सेकेंड में तय करती है। मतलब एक सेकेंड में वो इतना दूरी, फिर इतना दूरी, फिर इतना दूरी, इस तरीके से वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये तीनों टर्म आपको याद होंगे, याद रहने चाहिए। ध्वनि का वेग, प्रकाश का वेग, और पृथ्वी कितने 1 मीटर प्रति सेकेंड में इतना समय चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इस तरीके से चाल और वेग को समझा हमने। चाल और वेग किसे कहते हैं, उनकी इकाइयां क्या होती है, ध्वनि का वेग, प्रकाश का वेग, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका वेग क्या होता है। चलो अगला मुद्दा देख लेते हैं हम फटाफट। एक रेखीय गति, एक रेखीय, एकदम आसान सा मुद्दा है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एकदम आसान मुद्दा है। एक रेखीय एक समान, एक रेखीय एक समान और असमान, एक रेखीय एक समान और असमान गति। एक रेखीय गति है, एक समान है और असमान है। चलो सबसे पहले समझते हैं कैसी गति, एक रेखीय। एक रेखीय गति आपने देखा होगा कि यदि कोई रास्ता सीधा सीधा है, यहाँ पर कोई वस्तु है वो सीधे रास्ते से चलता चले, कोई गाड़ी है यहाँ पर और ये गाड़ी जो है वो इसी सीधे रास्ते से चलते 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 जाए तो क्या कर रही है, वो एक ही रेखा में चल रही है। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, एक रेखीय गति है। लेकिन अब ये गाड़ी यहाँ से टर्न हो जाए, फिर यहाँ से टर्न हो जाए, फिर आगे जाए, फिर ये टर्निंग, फिर ये टर्न हो जाए, तब क्या हो रहा है, ये टर्न्स आ रहे हैं, मतलब अरेखीय गति आ रही है, एक रेखीय नहीं हो रही है गति। एक रेखीय गति यानी कि एक स्थान से यदि कोई वस्तु चलती है तो सीधे सीधे एक ही रेखा में गतिमान होती है, तो हम इसे एक रेखीय गति कहते हैं। चलो अब देखते हैं एक रेखीय एक समान गति क्या होती है। एक रेखीय एक समान गति, फिर हम देखेंगे एक रेखीय असमान गति। एक रेखीय एक समान गति क्या होती है, फिर एक रेखीय असमान गति क्या होती है, ठीक है। चलो तीन व्यक्ति हैं, आप देखोगे इस चार्ट में कि घड़ी के टाइम के अनुसार मिल रहा है आपको, पेज नंबर 4 पे हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 4 पे हमको एक सारणी दी गई है घड़ी के समय के अनुसार, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे। टाइम दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा। तो आधे आधे घंटे का टाइम है, 5 से 5:30 आधा घंटा, फिर 5:30 से 6 आधा घंटा, 6 से 6:30। समय यहाँ पर स्थिर है, 5 से 5:30, 5:30 से 6, 6 से 6:30, यानी कि समय स्थिर है, आधे आधे घंटे का समय है। अब 3 लोग हैं, अमर, अकबर और एंथोनी। तीनों क्या करते हैं, दूरियां तय करते हैं, ठीक है। अपनी अपनी गाड़ी लेकर वे सफर पे निकलते हैं। शुरू करते हैं 5 बजे से, 5 बजे की स्थिति है, 5 बजे तीनों ने शुरू किया यहाँ से, तो शुरू करने जा रहे हैं, मतलब वो अभी स्थिर अवस्था में है, पूरी तरह से शुरू करने जा रहे हैं, मतलब स्थिर अवस्था में। फिर आधे घंटे में मतलब 5:30 को अमर 20 किलोमीटर तय करते हैं,
अकबर जो है वो 18 तय करते हैं और ये जो है 14 किलोमीटर तय करते हैं। तो पहले आधे घंटे में 20, 18 और 14। अब आगे बढ़ते जाओ। दूसरे आधे घंटे में अमर 40, अकबर 36 और 28। फिर 60, 80, 100, 100, 120। मतलब अगर आप देखोगे कि अमर जो है वो हर आधे घंटे में 20-20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर, हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर, फिर 20, फिर 20, फिर 20। ठीक है, हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लेकिन यदि आप अकबर के देखोगे तो 36, फिर 42, फिर 70, फिर 95, फिर 120। मतलब असमान, कभी 18 किलोमीटर तो कभी और कम, तो कभी ज्यादा, तो फिर कम, फिर ज्यादा, ऐसी दूरियां तय करता है। तो एक समान हर आधे घंटे में ये 20-20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब ये एक समान स्पीड से, एक समान गति से चल रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, पहले थोड़ा कम स्लो चलता है, फिर स्लो चलता है, फिर अचानक से थोड़ा फास्ट हो जाता है, फिर देखो 45 से 120 एकदम स्पीड पकड़ लेता है। तो ये जो है ये असमान गति तय कर रहा है। इसी तरीके से 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 25 70 और 14 84। ठीक है, एंटोनी को देखो, ये हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ये 14, फिर हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। यहाँ पे ये हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। लेकिन ये जो है इसका जो दूरी है वो असमान रहती है, फिक्स नहीं रहती है। कभी आधे घंटे एकदम स्लो स्लो चला, फिर अचानक से ध्यान आया, ले भाई बढ़ाया अपना, आगे स्पीड बढ़ा दिया, फिर स्लो हो गया, फिर स्पीड बढ़ गई, फिर स्लो हो गया, फिर स्पीड बढ़ गई। तो इसकी जो गति हो रही है वो हर आधे घंटे में अलग अलग हो रही है। लेकिन इसकी और इसकी गति जो है वो हर आधे घंटे में समान चल रही है। आधे घंटे में 20 किलोमीटर और आधे घंटे में 14 किलोमीटर की दूरियां तय हो रही है। तो ये जो अमर है और ये जो एंथोनी है, ये दोनों एक समान गति से चल रहे हैं। लेकिन ये जो अकबर है वो असमान गति से चल रहा है। अमर एक समान गति से चल रहा है, एंथोनी भी एक समान गति से चल रहा है, लेकिन अकबर जो है वो असमान गति से चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर आधे घंटे में अलग अलग दूरियां तय कर रहा है। ये दोनों हर आधे घंटे में फिक्स दूरी तय कर रहे हैं। 20 किलोमीटर तो 20 ही किलोमीटर और 14 किलोमीटर तो 14 ही किलोमीटर। ये कभी 10, कभी 12, कभी 15, कभी 50, कभी 60, ऐसे असमान दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, तो असमान दूरी और एक समान दूरी में अंतर अभी आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे एक समान गति की परिभाषा। लास्ट पे मुद्दा देख लो, त्वरण के ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? एक समान गति की परिभाषा, जो कि आपको एग्जाम में पूछी जाती है। एक समान गति किसे कहते हैं? अभी अभी आपने समझा, समान समयावधि में, समान समयावधि में समान तय की गई दूरी, हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर, हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? एक समान दूरी कह रहे हैं। चलो देखते हैं, यदि पिंड द्वारा, कहां पढ़ रही हूं मैं, मिल रहा है सभी को? थोड़ा सोचिए के नीचे अंडरलाइन करोगे, आप मार्क करोगे इसे। एक समान गति की परिभाषा, यदि पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि पिंड द्वारा, फिर से मार्क कर लोगे परिभाषा को, आप लोग अंडरलाइन करो कि यदि पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक समान गति के बारे में हमने देखा। तो अगली क्लास अपने सारे बच्चों के साथ मिल जाना, सबको बोलना जुड़े, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे त्वरण। इस क्लास को मैं आपके ग्रुप में एज अ रिवाइज लेक्चर डालूंगी, तो जो लोगों को चीजें समझ नहीं आई होंगी मेरे इस वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यदि इन सारे मुद्दे में पेज नंबर 1, 2, 3, 4 तक इन सारे मुद्दों में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो बताओगे, अगले 5 मिनट आपके लिए।